हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, ये क्लास जो है वो सभी के लिए, कोई भी एग्जाम हो सबके लिए है और सारे क्वेश्चंस एकदम चुनिंदा हैं। आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, पहला सवाल है कि यदि a+2, a+4 अविभाज्य समझते हो ना, प्राइम नंबर है, यदि हमारे पास प्राइम नंबर है तो a के कितने मान पॉसिबल हैं। दिस इज प्राइम नंबर, तो a के कितने मान पॉसिबल हैं, ये एक सवाल है आपके पास। क्या अप्रोच इसकी है, कैसे आप इसको बनाते हैं, वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं क्या तरीका इसका हो सकता है। कोई भी इस तरह का कोई भी सवाल हो, आप सीधे सीधे एक काम करना, हमेशा आपके पास मान लीजिए नंबर दे रखा है a+2 a+4, कहा a के कितने मान पॉसिबल हैं जिससे ये सीरीज प्राइम नंबर बन जाए। तो आप ऐसे सवालों में हमेशा a की वैल्यू पुट करना शुरू कर दिया करो, लाइक दिस 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट डॉट वैल्यूज आप पुट करके देख लो एक बार। तो आप यहां पर जब a बराबर 1 रखोगे, जब आप यहां a बराबर 1 रखोगे इस सीरीज में, तो आपको पहला नंबर 1 मिलेगा, जबकि प्राइम नंबर की स्टार्टिंग ही 2 से होती है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बच्चे मेरे कितना होता है, 2 होता है। तो ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी a बराबर 1 आपको नहीं रखना है। a बराबर 1 आपको यहां पर ये रखने की जरूरत नहीं है। अब a बराबर आप 2 रखो। जब a बराबर आप 2 रखेंगे, यहां पर किस सीरीज में a बराबर 2 रखेंगे, किस सीरीज में a बराबर 2 रखेंगे आप, इस सीरीज में, यहां पर इस सीरीज में जब a बराबर 2 रखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा क्या, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा। ये तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, 4 6 प्राइम नंबर नहीं है, 4 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये तो कहानी यहां से खत्म हो गई, यानी a बराबर हम 2 भी नहीं रख सकते। अब a बराबर 3 रखेंगे, जैसे ही आप a बराबर यहां 3 रखेंगे तो 3 मिलेगा, फिर 3 के बाद 3 2 5 मिलेगा, फिर यहां पर जब 3 रखेंगे तो ये कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और 3 5 7 तीनों के तीनों नंबर कैसे हैं, तीनों के तीनों नंबर आपके प्राइम नंबर है। यानी एक मान तो पॉसिबल हो गया, वो मान कौन सा था, a बराबर 3 वाला मान तो पॉसिबल है। यदि a बराबर 3 आप इस सीरीज में रखते हैं तो आपको तीनों नंबर प्राइम नंबर मिलते हैं। एक मान तो a का निकल आया। अब आप जब a बराबर ये 3 पर तो पॉसिबल हो गया, लेकिन a बराबर जब आप 4 रखोगे ना, तो यहां देखो 4 4 क्या हो जाएगा, a बराबर 4 रखोगे तो 4 4 यहां से आपको 8 मिलेगा, और 8 आपका प्राइम नंबर होता नहीं है। फिर इसी तरह से जब आप 5 रखोगे यहां तो 5 और 9 मिल जाएगा, वो भी प्राइम नंबर नहीं होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ एक मान पॉसिबल है a का, वो a बराबर 3 है, जिससे हमारी ये सीरीज, जिससे हमारी ये वाली सीरीज a+2, a+4 तीनों के तीनों प्राइम नंबर ये दे रही है। वो वैल्यू a की क्या है, वो a की वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ 3, और a का मान पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ 1। बात समझ आई। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये देखो, ये सवाल आप कैसे बनाते हैं, क्या अप्रोच है इसकी। बहुत ही प्यारा सवाल है ये, कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है सवाल कि पूर्ण वर्ग पहचानना, कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। मैं आपको बता दूं, आप बहुत देख करके आंसर बता पाएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या कैसे जानी जाती है। 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर आपको याद हो, आप पूर्ण वर्ग बता दोगे। 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर याद हो आपको, पूर्ण वर्ग। क्योंकि 1 से 24 तक के लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वही बार बार रिपीट करते रहते हैं, ये बात समझ लो। तो अब आप मुझे बताओ, किसी 1 से 24 तक के स्क्वायर का कोई भी लास्ट का डिजिट 99 नहीं होता, 99 नहीं होता, यानी ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। 899 होता नहीं, ये भी कट हो गया। 00 तो होते हैं इसके लास्ट के दो डिजिट, पर 90 नहीं होता, ये भी कट गया। एक ही ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन बचा 9801। यही हमारा क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। यही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये बात आप समझ रहे हैं। यही एक परफेक्ट स्क्वायर, देख करके आप बता पाएंगे। ठीक है, ये देखिए, जब संख्या x³ + 1 को x-1 से भाग दिया जाता है, x-1 से भाग दिया जाता है, तो शेष क्या बचेगा। तो आप मुझे बताओ, इसको x-1 से भाग दिया जाएगा तो दिस इज क्या है, डिवीजर है कि नहीं। ये हमारे पास क्या है, डिवीजर है। यदि ये डिवीजर है, डिवीजर मींस
ये हमारे पास क्या है, भाजक है। यदि ये भाजक है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं 1। x बराबर 1 कहां पुट करेंगे भाई मेरे, x की पावर 13 प्लस 1 में पुट करेंगे, x की पावर 13 प्लस 1 में पुट करेंगे, x बराबर 1, x की पावर 13 प्लस 1 में पुट करेंगे, x बराबर 1, तो भाई मेरे यहां से कितना आ जाएगा 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। क्लियर है, बहुत ही इजी और बहुत ही क्लियर सब बातें हैं, मुझे तो नहीं लगता यहां पर आपको कोई दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देखिए सवाल, इस सवाल को बनाइए कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या कितनी है, वर्तमान में गांव की जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। एक चीज याद रखना, आप सवाल को देख करके आंसर टिक कर सकते हो, देख करके, क्योंकि यदि मैं इसका 10 हटा दूं तो 441 किसी न किसी का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई एक यहां से नंबर हटाओ, वो स्क्वायर होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, एक ही ऑप्शन है ये। देख करके बता सकते हो। मैं क्या कह रहा हूं ये अभी समझोगे। जैसे मैंने कहा 5% बढ़ रही है, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/20, यानी यदि जनसंख्या आज 20 है तो कल कितनी होगी, यानी साल के अंत में कितनी होगी 21। और यही कहानी 2 वर्ष बाद हुई है। वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या इतनी हो तो 2 वर्ष पूर्व पूछा है, 2 वर्ष पूर्व पूछा है, तो यदि मैं बात करूं 2 वर्ष पूर्व की, तो ये आ जाएगा 400 और ये कितना आ जाएगा 441। 441 की वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी, 441 10, और ये मल्टीपल किसका है 10 का, तो इसमें भी हम 10 का कर देंगे गुणा। तो हमारे पास जो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व थी वो थी 4000, यानी डी ऑप्शन। देखो ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। देखो यदि मैं इसका 10 का मल्टीपल हटा दूं, 10 हटा दूं, तो 441 किसी ना किसी का वर्ग है, तो आंसर भी किसी ना किसी के वर्ग में ही आएगा। और बस वो मल्टीपल उसको वापस दे दो, तो 400 को मैंने 10 वापस दे दिया तो 4000। देख करके आप बता सकते हो। ये बात समझ, एक बार फिर से समझो, ये एक बार फिर से समझो। अब सवाल को कैलकुलेशन करने नहीं होता, बहुत सारे सवाल ऐसे चुटकियों में होते हैं, आप पता नहीं किस झंझट में फंसे रहते हैं। आप इधर देखिए, कुछ है ही नहीं, मैंने परसेंटेज देखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा। हमने कहा यार ये 4 इतना इतना हो रहा है ये, यानी कि ये 10 का मल्टीपल है। यदि मैं इसको 10 बाहर कर दूं तो 441 किसी न किसी का स्क्वायर है। तो ठीक है, मैं 10 यदि हर नंबर से बाहर करता हूं तो वो किसी न किसी का स्क्वायर होना चाहिए। मैंने इससे 10 बाहर किया तो 442 है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। इससे 10 बाहर किया 443 भी किसी न किसी का स्क्वायर नहीं है। इससे 10 बाहर किया 444 भी किसी ने, इससे 10 बाहर किया 400, देखो आ गया 4000 से। यदि मैं 10 बाहर कर लूं तो 400 जो बचता है वो किसी का स्क्वायर है। आपको परसेंटेज भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये टाइम का मजा है, आपने टाइम मैनेज कर लिया। यही सब बातें हैं जो एग्जाम में काम आती है। इसको देखो, कंपनी के क्या है, कंपनी के 25 लाख की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन देती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य इतने रुपए तो कंपनी द्वारा जारी किए शेयरों की संख्या ज्ञात करो। तो यहां पर ये यूपी पुलिस का आया हुआ सवाल है। सिंपल सी बात है, एक शेयर की कीमत कितनी है 100 रुपए। तो इस 25 लाख में यदि हम 100 डिवाइड कर दें तो 25,000 आंसर आ जाए। कुछ है ही नहीं, तो बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है भाई। एक शेयर की कीमत कितनी है 100 रुपए और टोटल खर्चा कितना है 25 लाख का। यदि मुझे ये पता करना होता है कि शेयर कितने, नंबर ऑफ शेयर कितने, तो मैं 100 का भाग लगा दूंगा 25,000, हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो, इस सवाल को देखो, क्या बताना है इसका, x के किस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक क्या है 27, यानी यहां x की जगह क्या लिखा होना चाहिए। सबसे पहले आपको यदि दिक्कत होती है ऐसे सवालों में तो आपको एक काम करना चाहिए। यदि आपको ऐसे सवालों में प्रॉब्लम होती है तो आपको एक काम करना चाहिए। वो काम ये है कि इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना चाहिए। तो ठीक है यार, मैंने सबसे छोटा नंबर क्या देखा 23 देखा मैंने 23। आप ये देखो 23 है कितनी बार, एक ही बार है ना। ठीक है, 23 जो मिलता है उसको कैंसिल करते जाओ। फिर मैंने देखा 24, तो ठीक है आप 24 लिख लो। ये कितनी बार है 24, एक तो मिल गया 24, बस एक ही बार है। फिर 25 आप देख लो कितनी बार है, तो एक बार है, 2 बार है, बस 2 ही बार है 25, तो 25 लिख लो। आप देखते रहना जरा 25। 26 देखो कितनी बार है, 26 है, एक बार, 2 बार, 3 बार। 26 है 3 बार, भाई 26 को मैंने 3 बार लिख लिया। जिसको लिखते जा रहे हैं उसको कैंसिल भी करते जा रहे हैं साथ साथ। 27 देखो कितनी बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार तो है ही, यानी कि अभी ये बहुलक है। बहुलक पता है आपको क्या होता है, बहुलक ये होता है जो नंबर बहुत बार लपके आए। बहुलक, लक मींस लपके, ऐसा ध्यान रख सकते हो।
तो बहुत बार जो नंबर आए उसको कहते हैं बहुलक। तो 23 तो एक ही बार आया, इसके तो कोई चांस ही नहीं है। 25, 24, 26 के सबसे ज्यादा देखो यहां पर ये नंबर 4 बार आया, सॉरी 3 बार आया। कितनी बार आया? ये 3 बार आया। तो 27 को 3 से ज्यादा बार आना चाहिए। तो अब 3 बार तो ये आ ही चुका है, ठीक है, 4 बार आ चुका है, यानी एक और आ जाए तो कहानी बन जाएगी। यदि बहुलक है तो 27 आना चाहिए, यानी इसका आंसर क्या होगा? 27। समझ आ रहा है? मान लो यदि 27 यहां पर सिर्फ एक ही बार आता, 27 मान लो यहां पर एक बार लिखा होता और कहीं ना लिखा होता 27 और यहां x लिखा होता और कहता है x का मान बताओ, तो हम 27 ना लिखते, हम 26 की तरफ जाते। क्योंकि मान लो आप एक 27 लिख भी दोगे तो 27 मिलकर होंगे तो 2 ही, जबकि 26 ऑलरेडी 3 है। इसका मतलब अब 26 की संख्या बढ़ेगी, 27 की संख्या नहीं बढ़ेगी, यानी x की जगह 26 आता। मेरी बात समझ रहे हो ना? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बहुलक का मतलब होता है नंबर कौन सा नंबर ज्यादा बार आ रहा है, किसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा बार है। बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है, ठीक है। ये देखो, इस सवाल को समझो, क्या कहा है इस सवाल में? कहा है कि x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर -3, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान क्या होगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर -3 इस इक्वेशन में रख दूं, किस इक्वेशन में, कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आप सोच रहे हो रखने के लिए, तब भी आप रखोगे x की जगह 2, y की जगह 1, तो इसमें आंसर तो आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। z बराबर -3, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी और आंसर आएगा 0। ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा 0। पर मैं इसका फार्मूला होता है, यदि आप फार्मूला याद कर लेते हो तो बहुत बेहतर है। इसका होता है फार्मूला, आप फार्मूला याद कर लेते हो तो बहुत बेहतरीन काम होगा आपका। कैसे, जरा समझो। एक चीज याद रखो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy बराबर होता है xyz बराबर 0 में कर देता हूं, बराबर 0, लेकिन ये 0 होता तभी है जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो? 0। अब देख लो यहां पर इन तीनों को जोड़ने पे आ रहा है क्या? 0। x बराबर 2 दे रखा है, y बराबर 1 दे रखा है, ठीक है, z बराबर कितना दे रखा है? -3। इनको जब आप जोड़ोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, यानी आंसर हमारे पास क्या होगा? यहां पर आंसर हमारे पास होगा 0। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा फाइनली, ठीक है। देखिए इससे जुड़े मैं 2 फार्मूले लिख देता हूं, वो 2 फार्मूले आप याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे जुड़े मैं 2 फार्मूले लिख देता हूं, वो 2 फार्मूले आप याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ac में दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका एक दूसरा फार्मूला और होता है कि a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में बाई 2 कर देते हैं और a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर। यदि यहीं पर हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रख दें, इसी में यदि क्या रख दें? 0। यदि ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा फंक्शन 0 होने से पूरा सब मटेरियल 0, ये भी 0 रख, पूरा सिस्टम 0। तो आप देखेंगे यहां पर कि a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या आ जाता है? 3abc। समझ आ रहा है? तो यही चीजें लगती हैं और यहीं से सवाल आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ओके, ये देखो, ये क्या है? कह रहे एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात ये है, 20 और पुरुषों के आ जाने से अनुपात उलट जाता है, स्त्रियों की संख्या कितनी है? जरा समझना इस चीज को। एक धार्मिक आयोजन में स्त्री और पुरुषों की आयोजन, यदि मैं मेल और फीमेल की बात करूं, पहले फीमेल है बाद में मेल है, पहले वुमेन है बाद में मेल है, और रेशियो क्या है? 3:2 का रेशियो है। 20 पुरुष और आ गए, 20 पुरुष और आ जाते हैं तो रेशियो पलट जाता है, यानी 2 और 3 आ जाते हैं।
आए क्या भाई, पुरुष आए हैं ना, मेल तो कांस्टेंट है, तो एक काम करो, ये 20 यहां से हटाओ, यहां रखो और क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, ये 0। क्या तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट का? सिंपल सा है तरीका इसका, इससे गुणा इसमें करो, इसका गुणा इससे करो, तो 3 त्रिका 9 और ये 2 दूनी 4 ना 5, 0 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो स्त्रियों की संख्या थी 8 त्रिका 24, इसमें 8 का गुणा हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 24, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके कई तरीके हैं, कई तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हो, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ज्यादा इजी रहेगा, इसलिए ये तरीका ज्यादा बेस्ट है। ये देखो, ये देखिएगा, कह रहे ये बराबर के, तो के का मान ज्ञात करो। एक काम करो, यहां पर मैंने आपको इस तरह के 3 केसेस पढ़ाए थे और मैंने आपको बताया था यहां पर कि यदि मैं ऐसे लिखता हूं a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4, और मैं फिर आपसे ये पूछ रहा हूं कि बताओ a b c के मान क्या है, a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है, तो जाहिर सी बात जो इसके नीचे लिखा वही इसका मान है। तो ये a का मान 2 हम बोल पाएंगे, b का मान 3 बोल सकते हैं और c का मान हम 4 बोल सकते हैं। ठीक है, पक्का? तो अब यही मान हम यहां पर पुट कर देंगे, देखिएगा जरा, यही मान हम सारे यहीं पुट कर देंगे। क्या? a की जगह हम 2 रखेंगे, b की जगह हम 3 रखेंगे और c की जगह 4 रखेंगे इस इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 9 प्लस कितना आ जाएगा? 20, और ये k का होगा। ठीक है, तो k इज इक्वल टू फाइनल आ जाएगा हमारे पास, यहां से 5 बचेगा माइनस का, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिस इज द फास्ट वे। ठीक है, ये फास्ट तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। क्लियर? ये देखो, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल कैसे हैं? क्रमागत हैं। पूर्ण क्रमागत हो तो इसका मान बताओ। क्रमागत का मतलब आप समझ रहे हो ना, क्रम से आने वाले एक के अंतरफल। तो मैंने पहला मूल माना है अल्फा, तो दूसरा मूल अल्फा प्लस 1 मानेंगे। और आप अच्छे से जानते हो रूट्स ऑफ, यदि मैं समीकरण के योग की बात करूं तो इसका योग होता है माइनस बी अपॉन ए, जबकि इन्हीं के मैं गुणनफल की बात करूं तो इसका गुणनफल यानी प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है सी अपॉन ए। यदि मैं इनके योग की बात करूं तो इनका योग होगा 2 अल्फा प्लस 1, और इनके प्रोडक्ट की बात करूं तो होगा अल्फा में इंटू अल्फा प्लस 1। क्लियर? तो इस चीज को अगर मैं डायरेक्ट करूं तो कैसे करूंगा, ये चीज तो आपको पता ही होगी, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने इसका किया एडवांस मैथ में। तो कैसे, जरा समझना कि आपने कहा कि क्रमागत मूल, तो क्रमागत का मतलब ये हुआ कि पहला मूल्य यदि हम अल्फा मार रहे हैं, रूट अल्फा मार रहे हैं, तो नेक्स्ट जो रूट मानेंगे वो अल्फा प्लस 1 मानेंगे। क्लियर? अब यहां से पूछा है कि योग की बात करें तो इस इक्वेशन में आपको यह पता होना चाहिए, यदि इक्वेशन हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स, यदि इसके रूट अल्फा प्लस बीटा हो, इसके रूट्स अल्फा कॉमा बीटा हो, अल्फा कॉमा बीटा हो, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ होता है सी अपॉन ए। तो यदि हम अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे तो आपके रूट्स अल्फा की जगह ये रखना है, बीटा की जगह ये रखना है। ठीक है, अलग अलग रूट्स हैं। तो जब इनको जोड़ोगे तो आएगा 2 अल्फा प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का बी अपॉन ए, और ए की जगह आप इससे कंपेयर करोगे इस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर, तो ए का मान क्या आएगा? 1 आएगा, यानी कि यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा? माइनस का बी मिलेगा। क्लियर? आगे यदि हम बात करें, बात करूं प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट, और यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा? सी मिलेगा। तो ठीक है, यही सारे मान हम यहां पर पुट कर देते हैं, ये सारे मान हम यहां पर पुट कर देते हैं। बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? बी स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूं 2 अल्फा प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और माइनस 4 में इंटू सी की जगह क्या लिख सकता हूं? सी की जगह ये लिखा जा सकता है। ठीक है, ये माइनस का स्क्वायर होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सी की जगह आप ये लिख सकते हो अल्फा में इंटू अल्फा प्लस 1। क्लियर? इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अल्फा माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा। आप देखेंगे 4 अल्फा से 4 अल्फा कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? 1, यानी ए इज द राइट आंसर। क्लियर? ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ये समझो। यानी दो संख्या को मासा और लासा ये दे रखा है, तो एक संख्या इतनी, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो मैंने आपको रखा है, इसी में बता रखा है कि फर्स्ट नंबर
इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये चीज तो आप पहले से जानते हैं, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब आप फर्स्ट नंबर बताइए। फर्स्ट नंबर है आपके पास, एक नंबर आपको दे रखा है 117, ठीक है, 117। अब एचसीएफ आपको पता नहीं, और फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है 13, और ठीक है, या एक नंबर ऐसे भी बोल सकते हो इस चीज को कि पहला नंबर है 117, दूसरा नंबर पता नहीं, एलसीएम की बात करें 13 और ये कितना है 1989। यहां से यूनिट डिजिट देखोगे कितना आएगा 7, यहां से यूनिट डिजिट देखोगे कितना आएगा 7, तो फाइनल आंसर 1 आना चाहिए, तो यही हमारा आंसर होगा। समझ रहे हो, यूनिट डिजिट कितना है 9 3 27 और यहाँ से 7, एक डिजिट आएगा, इसी से कटेगा। 13 निम्मा 117, 9 से इसको काटो तो 9 दूनी 18 और एक बच जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 121। इकाई के अंक से भी आप चीजों को बना सकते हो। ऑप्शन ये फार्मूला याद रखो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, बस, ठीक है। ये उनके लिए है जो पढ़ चुके हैं, ठीक है, चीजों को जो समझते हैं, रिवीजन क्लास है ये। अब एक बिगनर उम्मीद करे कि नहीं हमें चीजें उसी तरह से बिल्कुल बेसिक से सिखाई जाए, तो वो फिर आप जब आप बैचेस देखेंगे उसमें मिलेगा आपको चीजें। जतिन एक वस्तु को उसके मूल से 10% कम पर खरीदता है, यानी 90% पे खरीदता है, 90 रुपीज में खरीदता है। मैंने मान लिया कि 100 रुपए उसका मूल्य था, उसके 10% कम पे खरीदता है, 90 पे खरीदता है, और उसके मूल से 10% अधिक पर बेचता है, यानी 110 पे बेचता है। तो प्रॉफिट बताना है, उसका लाभ बताना। तो 20 का प्रॉफिट 90 पर, 1 का प्रॉफिट 9 पर हो तो 11 से ही 1/9 आता है, ये 22 से ही 2/9 आंसर हमारा फाइनल क्या चला जाएगा, ठीक है, 22 से ही इतना आंसर हमारा फाइनल चला जाएगा। ये सवाल देखिएगा, कह रहे कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 बराबर 0 के मूल अल्फा 2:3 के रेशियो में। तो आप यहां से x का मल्टीप्लाई करा सकते हो, उसमें रेशियो है x का, वेरिएबल नंबर का मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, ठीक है। तो अब आपसे बताना है कि p का मान बताओ क्या होगा। तो हमने कहा ठीक है, आप यहां से मूलों का योग करेंगे तो ये 5x आएगा, और यहां से मूलों का योग p आएगा। यदि मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x स्क्वायर आएगा, वहां से कितना आएगा 54 आ जाएगा। तो x का मान यहां से कितना आ चुका है, x का मान 3 आ चुका है, और हमसे पूछा है क्या p का मान। 3 का यहां रख दोगे, p का मान x की वैल्यू 3, तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर, डी ऑप्शन फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये देखो, शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात ये, उनके व्यासों का अनुपात ये, व्यास है रेडियस बात एक ही है, तो 16 का गुणा हम 25 में करेंगे, और 25 का गुणा हम किस में करेंगे 64 में। तो अब आप इसको बस कैंसिल कर दो फटाफट, 16 चौको 64, 25 से 25 कैंसिल, 1/4 आ जाएगा, 1:4 एक ही ऑप्शन में, फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर, क्यों भाई, क्योंकि लंबवर्ती शंकु है ना, आयतन की बात कर रहा है, तो 1/3 तो कांस्टेंट नंबर है शंकु में, सीधे सीधे क्या होगा, पाई भी कट जाएगा, r²h, ठीक है, यही फार्मूला है। इसीलिए मैंने व्यास का स्क्वायर करके उसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। ये देखो, समचतुर्भुज के विकर्ण इतने हैं, उनका परिमाप बताओ। समचतुर्भुज के बारे में अच्छे से आप जानते होंगे, मुझे तो नहीं लगता कोई आपको दिक्कत होगी। यदि आपको लगता है दिक्कत है तो एक बार जरा देख लो समचतुर्भुज। ये आपका समचतुर्भुज हो गया, और इसमें आपसे बोला क्या है, इसमें बोला है कि विकर्ण, उसके विकर्ण दे रखे हैं। तो भाई एक बार जरा समझ लेना, विकर्ण कर्ण समझ लो जरा, क्या कहानी है विकर्ण की इसमें। तो इसका विकर्ण ये, इसका विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है, 2 विकर्ण होते हैं, और दोनों विकर्ण 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये बात आपको जाननी चाहिए, ठीक है। दोनों विकर्ण क्या करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये 90 डिग्री पे कट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, ये ए बी और सी, और ये फाइनल क्या है डी। इसका एक विकर्ण 10 है तो इतना 5 रह जाता है, या इतना 5 रह सकता है, 5 5, चूंकि ये बाइसेक्ट करते हैं, और ये 12 है, ये भी 12, तो ये 12 है, तो आप ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये कितना होगा 13। समचतुर्भुज तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, 13 चौको 52 सवाल का उत्तर आ जाएगा। ये परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर, बहुत आसान था। ये देखो, इसको कैसे बनाओगे, आरोही क्रम में ऑलरेडी है ये व्यवस्थित, ठीक है भाई, ऑलरेडी है ये व्यवस्थित, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसकी माध्यिका भी दे रखी है कितनी, 24। माध्यिका होती क्या, पहले ये जान लो। माध्यिका होती है जब किसी को सिस्टमैटिक ढंग से लगाओ
और फिर उससे बीच का नंबर निकाल लो। सिस्टमैटिक, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ वो नंबर और फिर उससे बीच का नंबर निकाल लो, वही क्या होता है, माध्यिका होती है। फिलहाल तो ये लगा हुआ है आरोही क्रम में, तो बीच का नंबर कैसे निकालते हैं? देखिए, जब नंबर ऑफ टोटल टर्म्स जो होते हैं, यदि पदों की संख्या विषम होती है तो बीच का नंबर निकालना बड़ा आसान होता है। लेकिन यदि पदों की संख्या सम हो, जैसे इसमें देखते हैं क्या है पदों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी बीच नंबर पदों की संख्या हमारे पास कितनी है, 10। तो इसका बीच का निकालना पॉसिबल नहीं है, यहां से बीच का नंबर नहीं निकलता है। तो किन्हीं दो पदों के बीच में होगा बीच का नंबर। तो जब संख्या सम हो, पदों की इवन हो, तो उस कंडीशन में आप एक काम करिएगा, एक फार्मूला होता है n/2वें पद का मान माध्यिका बराबर होता है। ठीक है, क्या मीडियन बराबर होता है, माध्यिका बराबर ये होता है जब पदों की संख्या क्या हो, सम हो। तो n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, 1वें पद का मान, क्लियर। तो टोटल n बराबर 10 है, यहां रखोगे तो पांचवां और छठा पद लेना है, पांचवां पद ये, छठा पद ये, इन दोनों को लेकर के कैलकुलेशन करनी है, इन दोनों को लेकर के क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे इन दोनों को लेके जब आप ऐड करेंगे भाई, तो क्या होगा सिलसिला जरा समझ लीजिए। तो मैं यहां बता देता हूं, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा x + 1 + 2x - 13, ठीक है, बाई 2 करेंगे, और इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है, ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 3x - 12/2, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू 24 है, ये बराबर में हम इसको 24 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 48 बराबर आ जाएगा 3x - 12, तो 3x बराबर आ जाएगा 60, x बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा 20, यानी कि ए ऑप्शन हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसको देखो, ये कह रहा है भाई कि एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं, इसी मैदान को कितनी कम ज्यादा गायें 12 दिनों में चरेंगी। तो रेशियो का सवाल, 44 गायें 9 दिनों में चरेंगी, 12 गायें कितने दिनों में चरेंगी, पता चल जाएगा x। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, वैल्यूज 12 से भाग लगा देते हैं फाइनली। 3 × 9, 3 × 12, तो ये 33 गायें चरेंगी, और गायें कितनी कम ज्यादा है, 11 कम गायें हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास फाइनली राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।